तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर साइंस की ब्रांचेस की बात करी थी, या यूं कह लें विज्ञान की शाखाओं की बात करी थी, और वहाँ हमने ये कहा था कि विज्ञान की जो शाखाएं होती है उनको अगर अपन दो पार्ट के अंदर मोटे मोटे तौर पर बांटें तो एक शब्द बनेगा लोगस, जिससे लॉजी शब्द बना, और एक शब्द होगा हमारा कल्चर। यहाँ पर दो शब्द विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में प्रचलित होते हैं। जहाँ पर लॉजी शब्द आता है उन्हें अध्ययन करना कहते हैं, और जहाँ पर कल्चर शब्द आता है उसे पालन करना या खेती करना कहते हैं। इसी संबंधित हमने विज्ञान की और अन्य कई शाखाओं को भी पढ़ा था, जहाँ पर हमने एपीकल्चर मधुमक्खियों का अध्ययन, सेरिकल्चर रेशम कीट का अध्ययन, ऐसे कई तमाम ब्रांचें जैसे ऑस्टियोलॉजी, आर्थोपेडोलॉजी वगैरह को हमने डिस्कस किया था। उसी बात को आज आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं बायोलॉजी की ओर, और लेकिन उससे पहले देखेंगे विज्ञान की कुछ अन्य और शाखाएं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसी के बाद में हम प्रवेश कर जाएंगे जीव विज्ञान के अंदर। तो बिना किसी देर किए चलिए चलते हैं आज के क्लासरूम की ओर। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम इन एस्कॉर्बिक एकेडमी। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं सामान्य विज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम जीव विज्ञान की बात करने वाले हैं, जैसा कि अपन पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर कह चुके थे। और जीव विज्ञान को समझने से पहले हमें बायोलॉजी को, शब्द को और इससे संबंधित शाखाओं का अध्ययन करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम इस चीज़ को समझेंगे। बायोलॉजी या जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जीव यानी कि जीवों के पीछे का विज्ञान। और विज्ञान के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि किसी भी चीज को अगर सुव्यवस्थित तरीके से और क्रमबद्ध रूप से अगर हम पढ़ेंगे तो उसको हम कहेंगे जीव विज्ञान। तो जीवों को पहले तो ये बताइए कि जीव क्या होंगे। तो जीवों की सबसे पुरानी पहचान तो आप ये कह सकते हैं कि सर जो चल फिर रहे हैं वो जीव हैं, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि पेड़ पौधे तो नहीं चल फिर रहे हैं, तो क्या वो जीव नहीं है? फिर आप कहेंगे कि नहीं सर जो वृद्धि कर रहे हैं वो जीव हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि जैसे रेत का टीला हो गया कोई, या कोई भी चीज़ एक दीवार हो गई वो वृद्धि कर रही है, तो क्या वो जीव है? फिर आप कहेंगे कि सर जो ग्रोथ हो रही है, या जो चीज चेतना है जिसके अंदर कॉन्शियसनेस है, जो बातचीत कर पा रहे हैं, जो श्वसन की क्रिया कर पा रहे हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पा रहे हैं, वो जीव है। तो हाँ, ये बात काफी हद तक सही होगी कि जीवों का एक अभिलाक्षणिक लक्षण हो सकता है, एक यूनिफॉर्म कैरेक्टर जीवों का हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सभी जीव, सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई या सभी जीव किससे मिलकर के बने होते हैं, तो एक जवाब आता है कि सभी जीव छोटी छोटी कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। कोशिका को अंग्रेजी में सेल भी कहा जाता है, और सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती है तो इन कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनता है, और ऊतकों के आपस में मिलने से अंगों का निर्माण होता है, और अंगों के आपस में मिलने से अंग तंत्र का निर्माण होता है, और अंग तंत्र के आपस में मिलने से एक पूरे शरीर का निर्माण होता है, एक पूरी बॉडी बनती है। तो क्या कहा मैंने? सबसे पहले कोशिका होगी, सेल होगी, इन सेल के आपस में मिलने से ऊतक यानी कि टिश्यू बनेगा, और टिश्यू के आपस में मिलने से ऑर्गन बनेगा, अंग बनेंगे, ऑर्गन। और ऑर्गन के बाद ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के अगर कोई एक स्पेसिफिक कार्य कर रहे हैं, कोई एक मुख्य कार्य कर रहे हैं, तो उसको अपन कहेंगे ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र। ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र, सिस्टम या अंग तंत्र। और इसी प्रकार से सारे अंग तंत्र मिलकर के बॉडी का निर्माण करते हैं। ये किसी भी जीव की बॉडी हो सकती है। इसका मतलब पादपों के अंदर भी कुछ अंग तंत्र होंगे, कुछ सिस्टम होंगे, कुछ ऊतक होंगे, कुछ कोशिकाएं होगी, और जीवों के अंदर भी ठीक इसी प्रकार की क्रिया होती है। तो सबसे पहले हम जीव विज्ञान की परिभाषा को अगर देखें तो कि जीव विज्ञान किसको कहते हैं, तो जीवों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। और अगर इसको हम मोटे मोटे तौर पर दो भागों में बांटे तो जीव विज्ञान के अंदर यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जीव दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे आपको जो परिभाषा बोली है मैंने, वो मैं यहां पे लिख देता हूं कि जीवों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाएगा, जिस शाखा में करते हैं
कौन सी शाखा में करते हैं? सामान्य विज्ञान की जिस शाखा के अंदर जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान में जीवों को दो प्रकारों में बांटा गया है, एक होंगे जंतु जीव और एक होंगे पादप जीव। तो जो जंतु जीव होंगे, जो एनिमल होंगे, उनका जो विज्ञान होगा उसको हम कह देंगे यहां से जूलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान या सजीव विज्ञान या जंतु विज्ञान कह देंगे हम यहां पर इसको जंतु विज्ञान। और दूसरा जो हमारी ब्रांच बनेगी पादप वाली, इसको हम कह देंगे बॉटनी। इसको हम यहां पर कह रहे हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति शास्त्र। यहां से हमारे दिमाग में एक प्रश्न और आता है कि सर पहले ये बताइए कि ये जीवों की उत्पत्ति हुई कहां से, सबसे पहले इस पूरी धरती पर आया कौन? तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले इस धरती पर आया कौन? CHON। ये बात आपको एक यहां पर याद रखनी है, इसको आप ट्रिक के रूप में भी ले सकते हैं कि C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन और N फॉर नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसका मतलब यह है कि जब पृथ्वी के अंदर जीवन की उत्पत्ति हो रही थी तो चार प्रकार के प्रमुख तत्व थे। तत्व सभी एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए पदार्थों को हम तत्व कहते हैं। और चार प्रकार के तत्व थे, एक कार्बन था, एक हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था और नाइट्रोजन था। ये जब आपस में मिले तो इन्होंने कई प्रकार की गैसों का निर्माण किया, जैसे H2O बना, CO2 बना, ऑक्सीजन बनी, अमोनिया बनी। इस प्रकार की कई गैसें बनती गई और बाद में जाकर के इन कौन से ही एक कोशिका का निर्माण हुआ। यह सबसे पहला जीवन माना जाएगा। इस कोशिका से ही बाद में धीरे धीरे लाखों हजारों वर्षों के उपरांत पृथ्वी पर ऊतक वाले जीव बनना प्रारंभ हुए। पहले कोशिका वाले जीव थे जिनके अंदर कोशिका थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऊतक वाले जीव बने, फिर धीरे धीरे अंगों वाले जीव बने और फिर धीरे धीरे डेवलप्ड होते हुए अंग तंत्रों वाले जीव बने, जिनको हम आज के रूप में जानते हैं, जो आज जैसे जीव हैं। हालांकि ये बात भी है कि आज भी कोशिका जैसे जीव भी मौजूद हैं, जैसे अमीबा, पैराविशियम, युग्लिना वगैरह, और ऊतक जैसे जीव भी हैं और अंगों वाले जीव भी होते हैं जो कि इतने अधिक डेवलप्ड नहीं होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर जो सामान्य विज्ञान के अंदर मुख्य रूप से मानव और पादप विज्ञान के अंदर अध्ययन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं। जंतु विज्ञान के जो जनक होते हैं उनका नाम है अरस्तु, एरिस्टोटल भी कहा जाता है इनको। और पादप विज्ञान के जो जनक हैं इनको कहा जाता है थियोफ्रेट्स, थियोफ्रेट्स। ये यहां से प्रश्न आ भी सकता है कि पादप विज्ञान के जनक का नाम थियोफ्रेस्ट और जंतु विज्ञान के जनक का नाम अरस्तु कहा जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जीव विज्ञान की और कौन कौन सी शाखाएं हो सकती है। तो शाखाओं की अगर हम बात करें, जीव विज्ञान की शाखाएं, जीव विज्ञान की शाखाएं मतलब आप यहां पर इस प्रकार से भी एक माइंड में मैप जनरेट कर सकते हैं कि विज्ञान एक वृक्ष है, उसकी 3 या 4 अपन ने जो मुख्य शाखाएं निकाली उनसे फिर उप शाखाएं निकल रही है और वहां पर जाकर के इस विज्ञान के वृक्ष को हम छोड़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लेंगे जीव विज्ञान के अंदर भी किस स्पेसिफिक चीज का अगर अध्ययन किया जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे। मान लीजिए कि किसी जीव की उपापचयी क्रियाएं या जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाए, किसी जीव की जैविक क्रियाएं या उपापचयी क्रियाओं का अगर अध्ययन किया जाए तो जीव विज्ञान की इस शाखा को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। उपापचयी मतलब कि उसके अंदर जो बायोलॉजिकल या केमिकल जो रिएक्शन हो रही है उनको हम फिजियोलॉजी वाली ब्रांच के अंदर रखेंगे, जैविक क्रिया। इसी के प्रकार साथ में हम दूसरा और देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे शरीर की बाहरी संरचना को अगर अपन अध्ययन करना चाहते हैं तो हम उसमें मार्फोलॉजी कहेंगे, ऐसी ब्रांच को, जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें शरीर की बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाएगा। शरीर की बाहरी संरचना। तो फिर सर ये बताइए कि शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहेंगे। तो शरीर की जो आंतरिक संरचना है उस शाखा को हम एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। एनाटॉमी, शरीर की आंतरिक संरचना। बिल्कुल सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर, कई बार शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। आप बार बार अगर किसी चीज को बोल बोल कर याद करेंगे तो याद भी अच्छा होता रहेगा और समझ में भी आता रहेगा।
तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप कंपटीशन एग्जाम के अंदर अपना अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप किसी भी चीज़ को बार बार बोलकर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद और हम देख सकते हैं कि जैसे फिजियोलॉजी हो गया, मार्फोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जैसे कोशिकाओं का अध्ययन किसमें कहा जाएगा, तो एक ब्रांच आती है कि साइटोलॉजी। साइटोलॉजी वाली जो ब्रांच होगी वहां पर हम कोशिका का क्रमबद्ध रूप से सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करते हैं। कोशिका विज्ञान को हम साइटोलॉजी कह रहे हैं। और हम बात करें यहां पर तो जैसे कि ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी वाली ब्रांच के अंदर किया जाता है। हिस्टोलॉजी वाली ब्रांच के अंदर ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ऊतक का अध्ययन। इसके बाद हम और देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे अगर हम रक्त की बात करें तो हिमेटोलॉजी नाम से एक ब्रांच आती है। हिमेटोलॉजी, यहाँ पर रक्त का अध्ययन किया जाएगा। और यहाँ पर हम जैसे 6 ब्रांच यहाँ पे हो गई। और ब्रांच को अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो यहाँ पर जैसे हम ये देख सकते हैं कि रक्त के बारे में बात हो गई, ऊतक के बारे में बात हो गई। हृदय के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो उसको कहते हैं कार्डियोलॉजी, हृदय का अध्ययन। हृदय का अध्ययन। इसके बाद हम नेक्स्ट और देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हम ये कहें इसको कि जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिक चीज़ों का अगर अध्ययन करना हो कि जीवों के अंदर किस प्रकार से लक्षण आ रहे हैं और उनके अंदर क्या क्या विभिन्नता आ रही है, माता पिता से संतति में कौन कौन से लक्षण आ जाते हैं, उनको हम कहेंगे यहाँ पर आनुवांशिक लक्षण। इन सारी ब्रांच के बारे में हम एक एक चैप्टर के अंदर यहाँ पर बात करने वाले हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे हम यहाँ बात करेंगे कि हम टेक्सोनोमी या फार्मेकोलॉजी के लिए भी बात कर सकते हैं। जैसे टेक्सोनोमी के अंदर हम यहाँ पादप का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे कि पादपों को पहले हम सुव्यवस्थित करेंगे, वर्गीकृत करेंगे और फिर हम उसको सीक्वेंस के रूप में अध्ययन करते जाएंगे। तो टेक्सोनोमी। अगर औषधीय पदार्थों का अध्ययन करना हो तो आपने एक शब्द सुना होगा जैसे फार्मा इंडस्ट्री होती है, इसी टाइप से वहीं से वो शब्द इसी जगह से बना है फार्मेकोलॉजी शब्द। फार्मेकोलॉजी में औषधीय पदार्थों का अध्ययन किया जाता है या औषधियों का अध्ययन किया जाता है। औषधियों का अध्ययन। तो यहाँ पर आज हमने जीव विज्ञान के बारे में जो शॉर्ट फॉर्म में देखा, इसके आगे अब हम और भी ज़्यादा जैसे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी तक हमने ये समझा है कि जीव विज्ञान जो है वो जीवों का सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने वाली शाखा है जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान को अगर हम 2 शाखाओं में बांटें तो एक होगा हमारा जंतु विज्ञान जिसको हम जूलॉजी के नाम से जाएंगे, और दूसरा होगा हमारा पादप विज्ञान जिसको हम बॉटनी के नाम से जाने जाएंगे। उसके बाद जो जंतु विज्ञान है उसके जो जनक है वो अरस्तु हैं और पादप विज्ञान के जो जनक है वो थियोफ्रेट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमने ये देखा कि जीव विज्ञान के अंदर ही जो सबसे पहले अगर जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो वहां पर जो 4 प्रकार के तत्व थे उन तत्वों के आपस में मिलने से एक कोशिका का निर्माण होता है और कोशिकाओं से ऊतक और ऊतक से अंग और अंग तंत्र से पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो फिर बात आती है कि सर सबसे पहले कोशिका को पढ़ लिया जाए, लेकिन कोशिका को पढ़ने से पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कोशिका का जो ज्ञान है, कोशिका का जो अध्ययन है वो विज्ञान की साइटोलॉजी या जीव विज्ञान की साइटोलॉजी वाली ब्रांच में किया जाता है। फिर जब हम कोशिका को पढ़ लेंगे तो हम हिस्टोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोशिका से जो ऊतक बने उन ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी वाली ब्रांच के अंदर किया जाएगा। जब ऊतक बन जाएंगे तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस के अंदर रक्त है या नहीं है इस शरीर के अंदर, या ये ऊतक रक्त में डूबा हुआ है या नहीं है, या रक्त में उपस्थित है नहीं। तो ये सब रक्त का अगर कैसा है रक्त, इस सारी ब्रांच को हिमेटोलॉजी के अंदर किया जाएगा। जब धीरे धीरे शरीर का निर्माण हो जाएगा तो शरीर के बाहरी और आंतरिक संरचना को भी हम अध्ययन करेंगे। जब बाहरी संरचना की बात होगी तो मार्फोलॉजी के अंतर्गत होगी, और जब शरीर की आंतरिक संरचना की बात होगी तो एनाटॉमी वाली ब्रांच के अंतर्गत होगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि ऐसा भी होता है कि प्लांट मार्फोलॉजी और प्लांट एनाटॉमी के नाम से भी विज्ञान के अंदर विषय चलते हैं। वहां पर
पादप शरीर की बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाएगा और प्लांट एनाटॉमी के अंदर पादप शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद हमने ये देखा कि कार्डियोलॉजी वाली ब्रांच क्या होती है, मतलब कि ऊतक बनने के बाद जब अंग बन जाएंगे तो उसमें से एक अंग होगा, उसको हम कहेंगे हृदय, और हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी वाली ब्रांच के अंदर किया जाएगा। और फिर हम देखेंगे कि जीवों के अंदर माता पिता से जो संतति के अंदर क्या लक्षण एक समान आ रहे हैं या कुछ वेरिएंट आ रहा है, कुछ विभिन्नताएं आ रही है, इन सारी बातों का अध्ययन जेनेटिक्स के अंदर किया जाएगा। अगर हम पादपों की बात करें तो पादपों को पहले सुव्यवस्थित करना पड़ेगा, पहले वर्गीकृत करना पड़ेगा, और वर्गीकृत करने के लिए हम टेक्सोनॉमी वाली ब्रांच का सहारा लेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जब जीवों के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग हो जाएंगे और उन रोग के लिए कुछ औषधियों की जरूरत होगी, तो उन औषधियों के पीछे का जो अध्ययन किया जाएगा क्रमबद्ध रूप से, वो फार्मेकोलॉजी वाली ब्रांच के अंदर किया जाएगा। तो आज मैंने केवल जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं और जीव विज्ञान से परिचय किया है आपके साथ में। इसके बाद आगे आने वाली शाखाओं के अंदर, आगे आने वाली ब्रांच के अंदर हम यहाँ पर कोशिका विज्ञान वाले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। शुक्रिया।